नमस्कार, मैं रविश कुमार। देश की राजनीति में वह वाकया जिस पर हर कोई जुबान लगाए बैठा है, ये नहीं कि क्या किसी नेता की कुर्सी छिन जाएगी, बल्कि सवाल यह है कि नियम, कानून और राजनीतिक मर्यादा का क्या महत्व रह गया है। मोदी की सांसदीय कुर्सी पर उठ रहे सवाल सिर्फ एक व्यक्ति के चारों ओर नहीं है, वे हमारे लोकतंत्र, प्रशासन और न्यायिक संस्थाओं की कामकाजी दशा पर भी सवाल उठाते हैं। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विभिन्न लोगों और समूहों ने कई तरह के आवेदन और याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें से कुछ सीधे तौर पर उनकी रिटर्निंग से संबंधित थीं और कुछ भाषणों या प्रचार के तरीकों पर आधारित थीं। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों का रुख ऐसा रहा है कि जरूरी प्रक्रियाएं और दायरे कभी कभी कठोरता से लागू नहीं होते दिखे। पहला बिंदु, कानूनी आधार क्या है। किसी सांसद को डिस्क्वालीफाई करने के दो मूल रास्ते हैं। एक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत दोष सिद्धि सजा मिलने पर, और दो, चुनाव आयोग या न्यायालय के निर्देशों के जरिए यदि यह सिद्ध हो कि उम्मीदवार ने चुनावी संसाधनों या कानून का उल्लंघन किया। इसके अलावा हालिया वर्षों में डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ी बहसें और विधायी प्रस्ताव सामने आए हैं। सरकार के स्तर पर भी ऐसे कुछ विधेयक और प्रस्ताव घूमते रहे हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन की अवधि या शर्तों को बदलने का प्रयास करते दिखते हैं। इस संदर्भ ला एक आर-पास बदल लेंगे में यह कहा जा सकता है कि औपचारिक कानूनी विकल्प मौजूद हैं, पर उनका उपयोग और प्रभाव राजनीतिक और संवैधानिक तर्कों से जूझते हैं। दूसरा बिंदु, क्या कोर्ट ने पहले कदम उठाए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसे 35-40 दावे और याचिकाएं पिछले कुछ वर्षों में दायर हो चुकी हैं, कभी चुनाव आयोग के पास, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांततः कहा कि ऐसी याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली जानी चाहिए, और जिन संस्थानों के पास मामला जाता है पहले उन्हीं के पास जाकर प्रासंगिक शिकायतें दाखिल की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल को खारिज अस्वीकार किया जो पीएम को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने का आग्रह करता था। इन फैसलों ने स्पष्ट कर दिया कि केवल सार्वजनिक रोदन, चिल्लाहट या राजनीतिक बयानबाजी से तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आता, उसके लिए ठोस कानूनी प्रमाण जुटाने पड़ते हैं। तीसरा बिंदु, राजनीतिक जमीन और जनादेश का महत्व। कानून एक बात है, पर राजनीतिक अस्वीकृति और जनादेश दूसरी। यदि कोई सांसद, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, स्थानीय स्तर पर इतना गैरलोकप्रिय हो जाए कि विरोधी विधायकों, वोटरों की संख्या भारी हो, तो उसके राजनीति राह पर असर पड़ेगा। पर मोदी जैसे नेतृत्वकर्ता के मामले में बात सिर्फ स्थानीय असंतोष की नहीं, वे राष्ट्रीय अभियान, स्तर एक की पार्टी मशीनरी और संसदीय गठजोड़ की राजनीति में फंसे होते हैं। 2024-25 के चुनावों में मोदी और उनकी पार्टी के पास अभी भी बड़ी ताकत है। यह तथ्य चुनाव नतीजों और रैलियों से परिलक्षित होता रहा है। उदाहरण के तौर की बारी में 9-20 के साथ बारी पार्टी की तरफ, पर प्रधानमंत्री ने हाल ही में बिहार और अन्य जगहों पर बड़ा जनसमर्थन जुटाने वाले रैलियां की हैं, जो दर्शाती हैं कि राजनीतिक समर्थन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। चौथा बिंदु, उत्तरदायित्व बनाम राजनीतिक रणनैतिकता। यहाँ सबसे दिलचस्प दुविधा यह है, क्या हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां कानूनी कार्रवाइयां राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा बार बार द होकर इस्तेमाल की जा सकें, या फिर क्या हम चाहते हैं कि कानून जब लागू हो तो निष्पक्ष रूप से और प्रभावी ढंग से हो। आज की राजनीति में अक्सर ऐसा दिखता है कि दोनों पक्ष विवादित मुद्दों पर कानून का सहारा लेते हैं, पर असल समस्या तब है जब संस्थाएं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो या संसद की प्रक्रियाएं, निरपेक्ष रूप से काम न कर पाती। इसका नतीजा यह होता है कि राजनीतिक बहसें कोर्ट रूम और प्रेस रिलीज के बीच चली जाती हैं और जनता को असली मुद्दे से निगाहें भटका दी जाती हैं। पांचवां बिंदु, रणनीतिक और नैतिक आयाम। किसी नेता की कुर्सी छीनने का दावा करता केवल कानूनी दलीलों पर ही नहीं टिकता, उसके पीछे राजनीति, मीडिया रणनीति, साक्ष्य की उपलब्धता और जनता की धारणा भी होती है।
यदि विपक्ष के पास मजबूत सत्यापित सबूत न हो, जैसे संप्रदाय आधारित वोट मांगने के स्पष्ट प्रमाण या चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन, तो मामला न्यायालयों में टिक नहीं पाता। और जहां तक मीडिया की भूमिका है, वह अक्सर आग तेज करने की तरह काम करती है। मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया जाता है कि लोग यथार्थ और हाइपोथेसिस में अलग न कर पाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सूचनाओं को परखें, तथ्यों को परखें और सबूतों की मांग करें, भौहें उठाने से पहले। छठा बिंदु, क्या कुछ नया बदल रहा है? हाँ, एक परिवर्तन दिखता है। विधायी पहलें और खुले हुए विवाद, संसद के भीतर और बाहर ऐसे प्रस्ताव और बहसें हवा में हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन की शर्तों को सख्त करने या बदलने की कोशिश कर रही हैं। यदि सरकार संसद इन बदलावों को लागू कर देती है तो भविष्य में किसी भी सांसद, भले ही वे कितने भी बड़े के लिए कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी। पर यह भी याद रखने की बात है कि विधायी परिवर्तन के लिए बहुमत चाहिए और उनमें संवैधानिक जांच भी अटूट रहेगी। यानी विधि बदलना आसान नहीं, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति होने पर संभव है। निष्कर्ष, क्या मोदी की कुर्सी छिन सकती है? साफ साफ उत्तर, संभावना नहीं शून्य है, पर बहुत कम है, कम से कम अभी के हालात में। क्यों? क्योंकि एक कोर्टों ने पहले ऐसे कई याचिकाओं को खारिज किया या उन्हें संबंधित संस्थाओं के पास भेजा। 2 विधि व्यवस्था में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ठोस साक्ष्य और विधिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। 3 राजनीतिक समर्थन और पार्टी